अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जो कि शॉर्ट सिलेबस में शामिल हैं। उनमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि हाउ कैन वुड यू पोजीशन अ फ्लैट लूप ऑफ वायर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि हम एक फ्लैट लूप ऑफ वायर को एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जो कि चेंज हो रहा है किस तरीके से रखें ताकि उसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस ना हो। तो इस मकसद के लिए हम इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला देखते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ जो किसी लूप में होती है वो इक्वल होती है ओमेगा ए बी साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा दो चीज़ों के दरमियान में एंगल है। थीटा किस किस चीज़ के दरमियान में एंगल है? थीटा एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द लूप, मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में और लूप की प्लेन के दरमियान में। तो उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये राइट की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम इसमें एक फ्लैट लूप को कैसे रखें जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद टाइम के साथ चेंज हो रही है, कैसे रखें कि इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस ना हो। तो उसका तरीका ये है कि हम मैग्नेटिक प्लेन लूप को इस तरीके से रखेंगे कि प्लेन ऑफ द लूप जो है वो पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के। प्लेन ऑफ द लूप अगर पैरेलल होगी तो इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला ओमेगा ए बी साइन ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो जिसकी वजह से कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी इस लूप में। तो दूसरा तरीका ये है कि आप ये देख सकते हैं कि वेक्टर एरिया इस सूरत में परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। तो वेक्टर एरिया अगर परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स जो है फाई इज़ इक्वल टू बी डॉट ए होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर है तो बी ए कॉज ऑफ 90 हो जाएगा और कॉज 90 ज़ीरो होने की वजह से फ्लक्स ज़ीरो होगा। जब फ्लक्स ज़ीरो होगा तो इंड्यूस ईएमएफ चूँकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू फ्राडेज लॉ, तो फ्राडे लॉ वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो चूँकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़ीरो है इस वजह से इंड्यूस ईएमएफ भी ज़ीरो होगी। तो इन दोनों तरीक़ों से इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि अगर प्लेन ऑफ द लूप पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के तो इंड्यूस ईएमएफ ज़ीरो होगी, जो कि पहले फार्मूले से हम एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरा, अगर वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे केस में तो उस सूरत में फ्लक्स ज़ीरो होगा cos 90, क्योंकि वेक्टर एरिया का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 90 है, तो इस वजह से फ्लक्स ज़ीरो होगा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी क्योंकि चेंज ऑफ फ्लक्स भी फिर ज़ीरो ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक प्लेन है वो नॉर्थ की तरफ फ्लाई कर रहा है और उसका कौन सा विंग पॉजिटिवली चार्ज होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, मतलब ज़मीन की तरफ है। तो आज का मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड को हमने क्रॉस से शो किया है और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रा कर दिए कि अगर आप अपना फेस नॉर्थ की तरफ करें तो बैक साइड पे साउथ होगा, राइट साइड पे ईस्ट और लेफ़्ट साइड पे वेस्ट होगा। तो अगर एक प्लेन नॉर्थ की तरफ फ्लाई कर रहा है तो वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा वो नॉर्थ की तरफ हमने ड्रा किया है कि प्लेन की वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ होगी। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड को हमने क्रॉस से शो किया है। अब आप राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे क्योंकि जो प्लेन में चार्जेस मौजूद हैं उन पे फोर्स लगेगी और फोर्स का फार्मूला है वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी फार्मूला है तो राइट हैंड रूल से अपने दाएं हाथ की फिंगर्स वी की डायरेक्शन में रखेंगे और नीचे की तरफ घुमाएंगे तो आपका अंगूठा जो है मींस आपकी फिंगर्स इस तरह से नीचे की तरफ घूमेंगी और अंगूठा जो है आपका आ रहा है लेफ़्ट साइड को। तो पॉजिटिव चार्जेस पे लेफ़्ट साइड को फोर्स लगेगी। तो इन एक्चुअल तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिन पे राइट साइड को फोर्स लगेगी तो वो राइट विंग की तरफ शिफ्ट होंगे, तो लेफ़्ट वाले विंग में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो लेफ़्ट वाला विंग जो वेस्ट वाला है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि हमने प्रूव करना है कि इंड्यूस ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के यूनिट सेम है।
तो इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन के यूनिट हैं जाउल और चार्ज के कूलम। तो जाउल पर कूलम ईएमएफ के यूनिट होंगे जिसे हम वोल्ट कहते हैं। तो इन ईएमएफ के लेफ़्ट साइड की यूनिट तो आगे जाउल पर कूलम इज़ इक्वल टू वोल्ट। राइट साइड है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स में फ्लक्स को हम बी डॉट ए लिख देते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, जिसे हम टेस्ला भी कहते हैं, और वेक्टर एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर और टाइम के सेकंड। तो इनको अगर हम कंबाइन कर लें तो मीटर की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगी, तो ये न्यूटन मीटर बन जाएगा। और एम्पेयर जो है ये हम न्यूमिनेटर से a की पावर -1 है, इसे डिनोमिनेटर में +1 करके लिख लेते हैं, तो ये एम्पेयर आ जाएगा, एम्पेयर सेकंड डिनोमिनेटर में। अब एम्पेयर बजाते ख़ुद क्या होता है? एम्पेयर होता है करंट का यूनिट है, और करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q डिवाइडेड बाई T। तो चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम टाइम के सेकंड। तो एम्पेयर इज़ इक्वल टू कूलम पर सेकंड होगा। तो कूलम पर सेकंड उसे लिखते हैं, तो सेकंड से कैंसिल हो जाता है, तो ये जूल पर कूलम बन जाता है यूनिट राइट हैंड साइड का भी। तो बोथ साइड्स हैव सेम यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है तो क्या ये एक जनरेटर के तौर पर भी एक्ट करती है? जब एक मोटर की कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो ये जनरेटर के तौर पर एक्ट करती है। क्यों? क्योंकि जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी तो उसमें से फ्लक्स चेंज होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। इंड्यूस ईएमएफ जो है वो अपने काज को अपोज करती है, तो इस ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन में जो ईएमएफ है वो जनरेट होगी बैक ईएमएफ, तो वो अपने काज को अपोज करेगी, मींस जो रोटेशन ऑफ द कॉइल है उसे अपोज करेगी, तो कॉइल को स्लो डाउन कर देगी। जब कॉइल स्लो डाउन होगी वो मोर करंट ड्रा होगा, सोर्स से मोर करंट ड्रा होगा। तो अगर जो है ना मोटर को लोड कर दिया जाए, ओवरलोडेड हो जाए, तो मोटर मज़ीद स्लो डाउन हो जाती है। तो अप्लाइड वोल्टेज चूँकि वो इतना होता है कि वो इंड्यूस ईएमएफ पे भी काबू पा रहा होता है, तो जब हमारे पास कॉइल स्लो डाउन हो जाएगी तो जो करंट है वो ज़्यादा सोर्स से आएगा, जिसकी वजह से वाइंडिंग जल सकती है। तो मोटर को जब भी ओवरलोडेड किया जाता है तो मोटर का एक्सल जो है वो भारी हो जाता है, स्लो डाउन हो जाती है मोटर, कम घूमती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम हो जाता है, इंड्यूस ईएमएफ फिर कम हो जाती है और मोर करंट सोर्स फ्लो करवाता है, इसकी वजह से वाइंडिंग जल सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्या एक डीसी मोटर को एक डीसी जनरेटर में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या स्टेप्स हैं? तो यस, अ डीसी मोटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डीसी जनरेटर। उलट होते हैं एक दूसरे के। क्या तरीका है? पहला ये आपने करना है कि परमानेंट मैग्नेट यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बजाय, क्योंकि डीसी मोटर में जो है वो इनपुट करंट होता है, लेकिन डीसी जनरेटर में करंट इनपुट पे नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकते। तो हम परमानेंट की मैग्नेट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो दूसरा जो आपने चेंजिंग इसमें करनी है वो है कि आपको एक मैकेनिकल सोर्स जैसे कि टरबाइन चाहिए होगा एक्सेल को घुमाने के लिए। तो इनपुट और आउटपुट चूँकि उलट हो जाती हैं, मोटर में करंट इनपुट होता है और घूमता हुआ एक्सिस आउटपुट होता है, और जनरेटर में घूमता हुआ एक्सिस इनपुट होता है। तो आपको एक मैकेनिकल सोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो कि उस एक्सिस को घुमाए, जिससे फ्लक्स चेंज हो, इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो और करंट आउटपुट पे आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया दोनों को चेंज किया जाए फिर भी ऐसा मुमकिन है कि ईएमएफ इंड्यूस ना हो? यस, ये पॉसिबल है, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला है B डॉट A। तो ये चूँकि मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक चीज़ को आप इंक्रीज़ करें और दूसरी चीज़ को डिक्रीज़ करें, चाहे B को इंक्रीज़ करें, A को डिक्रीज़ करें, चाहे एरिया के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ करें या B को डिक्रीज़ करें।
इस तरीके से कि प्रोडक्ट जो है बी डॉट ए वो सेम रहे। जब प्रोडक्ट सेम रहेगी तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़ीरो होगा, जिसकी वजह से फैराडेज लॉ से इंड्यूस ईएमएफ माइनस एन डेल्टा फाई और डेल्टा टी ज़ीरो होगी, क्योंकि डेल्टा फाई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या जो है ना एक डीसी एक मोटर और एक जनरेटर को आपस में कपल करके एक ऐसी डिवाइस बना सकते हैं कि मोटर की आउटपुट जनरेटर को दी जाए, जिससे जनरेटर चले, और जनरेटर की आउटपुट मोटर को दी जाए। तो ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खुद ब खुद चलने वाला सिस्टम बन जाता है। आपको पता है कि किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। मोटर जो आउटपुट देगी वो इसकी इनपुट से हमेशा कम होगी, तो वो आगे ऐसे जनरेटर को नहीं चला सकती जो उसे इनपुट फ्राहम कर रहा है। तो दोनों डिवाइसेस की आउटपुट जो है वो इनपुट से कम है, इस वजह से वो आपस में कपल हो के ऐसी डिवाइस नहीं बना सकते कि जो दोनों को चला सके बैक वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑसिलेटिंग मैग्नेट है, उसे एक हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट के ऊपर ऑसिलेट करवाया जाता है, तो उसकी ऑसिलेशन डैम्प हो जाती हैं। ये क्या वजह है? तो अगर एक बॉल मैग्नेट है, मिसाल के तौर पर ये मैंने जैसे ड्रा किया, इसका नॉर्थ पोल डाउनवर्ड है, साउथ पोल इसका ऊपर है, ठीक है। तो ये एक ऑसिलेट कर रहा है लेफ़्ट एंड राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये मेटल प्लेट से कभी दूर जाएगा, कभी मेटल प्लेट के करीब आएगा, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी और इंड्यूस करंट ऐसे लूप की शक्ल में फ़्लो करेंगे। तो इंड्यूस करंट जब फ़्लो करेंगे तो वो अपने काज को अपोज करेंगे। काज क्या है इस मैग्नेट का? लेफ़्ट एंड राइट ऑसिलेट करना। तो उसकी ऑसिलेशन को अपोज करेंगे तो ऑसिलेशन डैम्प होती जाएंगी, एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और फाइनली डाई आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 वायर्स एक ट्रांसफार्मर से निकल रही हैं। आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि आप पता करें कि उन 4 वायर्स में से कौन सी प्राइमरी और कौन सी सेकेंडरी है, और नंबर ऑफ़ टर्न्स की रेशो कैसे मालूम होगी? तो एक ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। तो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ़ टर्न्स एन पी हैं और सेकेंडरी के एन एस हैं। जो नंबर ऑफ़ टर्न्स की रेशो है वो वोल्टेजेस की रेशो के इक्वल होगी। तो हम दोनों कॉइल पे वोल्टेज अप्लाई करके चेक करेंगे कि उनकी रेशो क्या आ रही है। जो वोल्टेजेस की रेशो होगी वही नंबर ऑफ़ टर्न्स की रेशो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या आउटपुट पावर इनपुट पावर की इक्वल हो सकती है? तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट पावर जो है वो होती है, चूँकि आउटपुट सेकेंडरी कॉइल से ली जाती है, तो सेकेंडरी कॉइल पे जो वोल्टेज है वो वी एस है और करंट जो है वो आई एस है। तो आउटपुट पावर जो है वो है वी एस सेकेंडरी का वोल्टेज इनटू सेकेंडरी का करंट। अब कैसे जो है ना आउटपुट पावर जो है ना वो बड़ी हो सकती है इनपुट पावर से? कभी बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो आउटपुट है वो इनपुट में मैक्सिमम बराबर हो सकती है। उससे कम तो हो सकती है लॉसेस की वजह से, लेकिन उससे बढ़ नहीं सकती। तो आउटपुट पावर कैन नॉट बी लार्जर देन द इनपुट पावर। ये जस्ट इक्वल हो सकती है इनपुट पावर की। अच्छा, एक और सवाल इसमें पूछा हुआ है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है प्राइमरी से सेकेंडरी में, जबकि कोई लिंक नहीं होता फिज़िकली, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता प्राइमरी और कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के दरम्यान में। तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है थ्रू बाय द मींस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में से भी गुजरता है और म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू एनर्जी प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफ़र होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक स्विच अगर हम लगाते हैं आउटपुट सर्किट के साथ ट्रांसफार्मर के, तो अगर स्विच ओपन हो तो जो है ना इनपुट कॉइल में कोई करंट, प्राइमरी कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं करता, और जब स्विच क्लोज़ करते जाते हैं सेकेंडरी सर्किट का तो करंट फ्लो करने लग पड़ता है और करंट इंक्रीज़ होता है। इसकी क्या रीज़न है? तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर आउटपुट पावर की इक्वल होती है, मैक्सिमम ये केस हो सकता है। तो अगर सेकेंडरी में कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो रही, स्विच ओपन है, तो सेकेंडरी की पावर ज़ीरो होगी, तो प्राइमरी की पावर ऑटोमेटिकली ज़ीरो होगी, जिसकी वजह से करंट ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। एक बहुत थोड़ा करंट इस वजह से फ़्लो करेगा, वो एनर्जी लॉसेस की वजह से, कि जो एनर्जी लॉसेस ट्रांसफार्मर के अंदर हो रही हैं।
लेकिन जो ही आप आउटपुट में जो है ना स्विच को क्लोज़ करेंगे तो आउटपुट सर्किट करंट ड्रा करेगा। आउटपुट सर्किट करंट ड्रा करेगा तो आउटपुट पावर इंक्रीज़ होगी। आउटपुट पावर इंक्रीज़ होगी तो इनपुट पावर को भी इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है इनपुट ही आउटपुट के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। तो फौरी तौर पर प्राइमरी कॉइल जो है वो पावर जो है वो फ्राहम करना शुरू कर देगी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगी जो कि सेकेंडरी में से गुजरेगा और आगे पावर ट्रांसफ़र होगी। तो प्राइमरी का करंट भी इंक्रीज़ करेगा, जिससे प्राइमरी की पावर इनपुट पावर इंक्रीज़ करेगी तो आउटपुट पावर जो आउटपुट सर्किट है उसे मिलना शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा टॉपिक था, आज इसी भी ख़त्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।